तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो एसिड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर अमीनो एसिड में वसा, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं और प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड में भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग, मेरास्मस और क्वाशियोरकार नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? ऑप्शन ए है दात्र कोशिका रक्तकता, ऑप्शन बी है हीमेटोटा, ऑप्शन सी है हेमोफिलिया, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दात्र कोशिका अरक्तता। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दात्र कोशिका अरक्तता में दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी इंसान के रक्त में पहुंच जाते हैं और उसके पश्चात यकृत में जाकर वे 1 वर्ष तक रहकर निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? तो यकृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है पसली, ऑप्शन बी है सेरेबेलम, ऑप्शन सी है कान, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क अथवा सेरेबेलम शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशी की गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, अंडाशय और शुक्रवाहिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग है। शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्ति मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं या ये शुक्राणु आगे की ओर बढ़ने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रमाकुंचन। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली और ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता है। रक्त वाहिकाओं और श्वास नलिकाओं में भी इस प्रकार की गति संपन्न होती है। जस्ट नंबर क्वेश्चन है, एंडोलिम्फ नामक पदार्थ किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है एस्केरिस, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है आंतरिक कण, ऑप्शन डी है एक से अधिक,
ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंतरिक कण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एंडोलिफ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कण के झिल्लीदार लाइब्रेरी में मौजूद होता है। कर्णावत वाहिनी और स्कालता मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लेटलेट्स मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए है आरबीसी के उत्पादन में, रक्त स्कंदन में, डब्ल्यूसी के बीसी के उत्पादन में, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त स्कंदन। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट शरीर की एक ऐसी कोशिका होती है जो रक्त स्कंदन करती है और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती है। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती है। मानव शरीर के रक्त में समान प्लेटलेट्स का अंश 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतर्स्रावी और बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। यह बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय द्रव का स्राव करता है जिसमें बाइकार्बोनेट और पाचक एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों पर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1 ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। कार्बन के निष्कासन में 3 पदों से निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है, एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में कार्बन डाइऑक्साइड निष्पादन होता है। प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के समय, 2 बार क्रेब्स चक्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूल उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं, रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइकार्डिया में हृदय की गति तेज हो जाती है। टाइकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से एक असामान्य विकार है जिसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिकल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल स्राव, ऑप्शन सी है वसा अवशोषण, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वसा अवशोषण। लैक्टिकल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टिकल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टिकल्स छोटी आंत से वसा
और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं, जो उन्हें दूधिया सफ़ेद देता है। लेक्टिकल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री का लसिका प्रणाली ले जाने के एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़ा, त्वचा, गिल। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। लार का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, स्टार्च का माल्टोज में, सी है वसा का विटामिन में रूपांतरण, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। लार में एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना, पुतली, आइरिस, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटिना पर। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। सार के मामले में, हेल के मामले में, छिपकली के मामले में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सार के मामले में। सार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। सार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है और ऑक्सीजन युक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय कोशिका में मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का चोट लगने से तंत्रिकाओं के आने वाले संकेत के साथ रिसेप्टर्स आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित होता है जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिका तंत्र उद्दीपकों को ऊतक और अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतकों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी है कड़वा, ऑप्शन सी है नमकीन, ऑप्शन 4 है मसाला, ऑप्शन 5 है उमामी, ऑप्शन 6 है खट्टा, ऑप्शन 7 है तीखा। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन जीभ के स्वाद नहीं है? तो जीभ के स्वाद मसालेदार और तीखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जीभ एक मसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन और उमामी। मसालेदार तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो ऑप्शन ए दिया है धनुषाकार, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी नीचे से धंसा हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन के एक मुख्य मांसपेशी है जो श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल
मांसपेशियां सिकुड़ जाती है जो पसलियों के पिंजरे की ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वक्ष आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है। बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वही सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर ढकेलती हुई शिथिल हो जाती है, जिससे कक्ष का आयतन कम हो जाता है और फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है। हवा फेफड़ा से बाहर निकलने को मजबूर हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार लेता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी खोपड़ी, ऑप्शन हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायफ्राम भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पीयूष ग्रंथि और मस्तिष्क के आकार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य श्रावण को नियंत्रित करता है और साथ ही यह व्यक्ति के स्वभाव और स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास को प्रेरित करता है।